सो वेल बच्चा पार्टी, सो कैसे हो यार आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो बच्चा, जहाँ पूरी की पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में यार बस एक ही बात फैलाई जा रही है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं, वहाँ यार हम लोगों का गोल बस सीधे है कि हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है। क्योंकि बच्चा देखिए, ओनली यार एक पेपर का नोटिफिकेशन क्या आया, ये तो पूरे के पूरे यूट्यूब वाले मिल करके बस आप लोगों को यही बताने में लग गए कि एग्ज़ाम आप लोगों का होगा नहीं होगा, कोई बोलता है होगा कि नहीं होगा। सो यार इससे पिछले वाली वीडियो में बच्चे मैंने पूरी की पूरी बात क्लियर कर दी है कि आपका पीएनएसटी जो नर्सिंग वाला एग्ज़ाम होता है वो कन्फर्म है कि होगा। जेएनएम की बात रही बच्चा, तो उस पर अभी कुछ बातें चल रही है, ठीक है। तो उस पर आप लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यार देखिए इधर सबसे ज़्यादा लोग व्यूज़ के लिए आते हैं, बस उसी पर लोग अटके हुए हैं। और हमारा डायरेक्ट सीधे गोल है बच्चा कि आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाना। इसके लिए यार बेटू स्टडी पॉइंट निरंतर मेहनत कर रहा है, वीडियो अपलोड कर रहा है। और आपको यार इससे पहले अपन लोगों ने 2 ऑलरेडी वीडियो दे दी है, जिसमें हम लोगों ने फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि जो आप लोगों की यूनिट 1 है उसको यार कंप्लीट कर दी है। सो बच्चा, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं वो बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यार अगर आप लोग चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यार, आज की इस वीडियो में बच्चा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2025 के पूरे पीवाईक्यू, ठीक है। इसमें यार इससे बच्चा आप लोगों को पूरा पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से आप लोगों का पोपा पेपर आता है। और यार अगर आप लोगों को बच्चा एक बार आइडिया लग गया, उसके बाद तो आप लोग बिल्कुल फोड़ने वाले हैं। और यार जो भी बेटू स्टडी से पॉइंट से पढ़ता है वो हमेशा एग्ज़ाम को फोड़ता है। सो चलिए बच्चा, बिल्कुल बात अब हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, अब हम लोग डायरेक्ट अपने पॉइंट की ओर आते हैं और अपने पेपर को देखते हैं कि 2025 में किस प्रकार से आया था। चलिए। सो जैसा कि यार आप लोग देख सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट जो ईएसबी द्वारा प्रोवाइड किया गया था 2025 का पीवाई की, उसी को आप लोगों को सॉल्व करवाने गए वाले हैं। सो बच्चा, ये यार बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाला है, यानी कि जो ईएसबी ने दिया था डायरेक्ट हम उसी को सॉल्व करवा रहे हैं। तो देखिए ये 2025 का है, 26 जून का, ठीक है, आप लोगों के फर्स्ट शिफ्ट का है। तो चलिए अभी के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चा, जो इसका फर्स्ट पोर्शन है वो है जीके का, ठीक है। सो इसमें क्वेश्चन क्या किया गया है कि विच इंडियन स्टेट इस्टेब्लिश्ड अ 9 मेंबर कमिटी टू इन्वेस्टिगेट द कंटेमिनेशन ऑफ द कावेरी रिवर इन 2024, ठीक है। किस भारतीय राज्य ने 2024 में कावेरी नदी के प्रदूषण की जांच करने के लिए 9 सदस्यीय समिति की स्थापना की। तो देखिए बच्चा, इसका राइट ऑप्शन आप लोग बताइए क्या होगा। फर्स्ट में है यार तमिलनाडु, सेकेंड में है महाराष्ट्र, थर्ड में है कर्नाटका और फोर्थ में है केरल। तो बच्चा आप लोगों का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटका, क्योंकि बच्चा 2024 में कर्नाटका सरकार ने एक समिति बनाई जिसके तहत वो लोग कावेरी नदी के प्रदूषण की जांच कर किया, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कर्नाटका। चलिए अच्छा, देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन यार आप लोगों से पूछे जाएंगे इस साल भी। तो आप लोगों को इनको तो बहुत ही अच्छे से करके जाना है बच्चा, क्योंकि यार देखिए अक्सर जो होते हैं ना क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि विच कंट्री बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर इन 2023, यानी कि 2023 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना। तो वो था बच्चा कौन, रूस। सबसे अच्छा दोस्त है यार भारत का रूस, और वो हमेशा ही भारत का साथ देता है। साथ ही साथ हर एक प्रकार का चाहे मिनरल हो और किसी भी प्रकार का ऑयल हो, वो उसमें भारत की मदद करता है। अभी आप लोग देख सकते हैं अमेरिका ने भारत पर सैंक्शन लगाई, थोड़ी एक्स्ट्रा भी मैं बताऊंगा यार, लेकिन उसके बावजूद भी भारत रूस से तेल लेता रहा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रूस, ठीक। भारत ने सबसे ज़्यादा कच्चा तेल किससे लिया, रूस से लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड में क्या है कि व्हाट इज़ द प्राइम फोकस ऑफ द भारत डाटा सागर इनिशिएटिव लॉन्चेज अंडर द भारत जैन प्रोजेक्ट, यानी कि भारत जैन परियोजना के अंतर्गत शुरू की गई भारत डाटा सागर पहल का मुख्य फोकस क्या था। ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चा इधर। पहला क्या है कि डेवलपिंग अ मल्टीलैंग्वेज रिस्पॉन्स स्टोरी फॉर एआई रिसर्च। थर्ड में दिया गया है क्या कि अचीविंग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। थर्ड में क्या दिया गया है, क्रिएटिंग अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस फॉर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। फोर में क्या दिया गया है कि स्टोरिंग सैटेलाइट इमेजिंग फॉर डिफेंस पर्पस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए इसका आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा
कि एआई अनुसंधान के लिए बहुभाषी भंडार का विकास करना, यानी कि इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का ये हो जाएगा, डेवलपिंग अ मल्टीपल लैंग्वेज रिस्पॉन्स फॉर एआई रिसर्च। ठीक है, क्योंकि यह परियोजना एआई के लिए भारतीय भाषाओं का डेटा तैयार करता है। चलिए अब देखिए इधर हमारे महात्मा गांधी जी आते हैं और क्या बोलते हैं कि ड्यूरिंग विच मूवमेंट डेट महात्मा गांधी गिव द कॉल फॉर डू और डाई, यानी कि महात्मा गांधी ने करो या मारो का आह्वान किस आंदोलन के दौरान किया। उनका कौन सा आंदोलन चल रहा था बच्चा जिसमें उन्होंने बोला कि करो या मरो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि आप लोगों का सविनय अवज्ञा आंदोलन, सेकेंड में है भारत छोड़ो आंदोलन, थर्ड में आप लोगों का चंपारण सत्याग्रह, फोर्थ में आप लोगों का असहयोग आंदोलन। तो इसका बच्चा आप लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में बोला गांधी जी ने 1942 में ये हुआ था बच्चा। कब हुआ था? 1942 में। ये आप लोगों को याद रखना है। 1942 में गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ यह नारा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए बच्चा इसमें क्या बोला गया है कि हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905। ठीक है, देखिए तो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आप लोगों का? गोपाल कृष्ण गोखले। सेकेंड में है आप लोगों का कि M.J. राणा डे। थर्ड में है दादा भाई नौरोजी और फोर्थ में है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 1924 के ऐतिहासिक बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सी जी राजगोपालाचारी। सेकेंड में महात्मा गांधी जी। थर्ड में है आपके जवाहर नेहरू लाल जी। ठीक है, और फिर फोर्थ में है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा? महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किए थे। यह कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी बच्चा? महात्मा गांधी थी। ये कांग्रेस की कैसी थी? एकमात्र, मतलब कि इसके बाद कोई सभी अधिवेशन नहीं किया गया। ठीक है, कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चा, इसलिए यार थोड़ी जल्दी बढ़ाना पड़ेगा और आप लोगों को पूरा इस शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, इसलिए थोड़ी टाइम लगेगा। इसीलिए बोलता हूँ आप लोगों को वीडियो को आप लोगों को पूरा अंत तक देखना है यार। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने के बाद मैं लास्ट में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, उसको तो आपको बहुत ही ध्यान से सुन के जाना है। चलिए क्या बोला गया है इसमें कि क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विच डिजर्ट इन द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय एरिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा? आप लोग सभी जानते होंगे इसका राइट ऑप्शन क्या बोला है कि सेकेंड बोला है। ठीक है, दुनिया का। तो ये हो जाएगा बच्चा आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सहारा रेगिस्तान। सेकेंड में आप लोगों का अंटार्कटिक रेगिस्तान या तो फिर अरब रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान। तो देखिए जो सबसे फर्स्ट में आता है वो कौन सा आता है बच्चा? सहारा। लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि दूसरा। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? अच्छा, सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा इसमें। ठीक है, तो इसका आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? अंटार्कटिक रेगिस्तान है। ठीक है, सबसे बड़ा अंटार्कटिक रेगिस्तान है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ EU का सदस्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का जर्मनी, सेकंड है नॉर्वे, थर्ड है फ्रांस, फोर्थ है स्पेन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा नॉर्वे। जो नॉर्वे है वो यूरोपीय देश है लेकिन EU का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन नॉर्वे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि इज़ द ओनली इंडियन स्टेट विच इज़ द ग्रांटेड स्पेशल प्रिविलेज सो आ स्प्रेट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू इट। मतलब कि एकमात्र भारतीय राज्य है जिसे विशेष अधिकार प्राप्त है, इसलिए इसे एक अलग संविधान प्राप्त प्रदान किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश।
सेकेंड सिक्किम, थर्ड हिमाचल प्रदेश और फोर्थ जम्मू और कश्मीर। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चा, जम्मू और कश्मीर। क्योंकि बच्चा अनुच्छेद समझिए, अनुच्छेद 370 के तहत इसे विशेष दर्जा और अलग संविधान मिला हुआ है। अब यह समाप्त हो चुका है, लेकिन क्या है, मोदी जी जब से आए हैं तो 1970 को समाप्त कर दिए, तो पहले था बल्कि ये। चलिए, कौन से अनुच्छेद में था बच्चा, 370, याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि पूछे देता है भाई कभी कभी अनुच्छेद के कौन से अनुच्छेद में था, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। अब देखिए कि इसमें क्या बोला गया है कि हु हैज़ द अथॉरिटी टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। भारत में किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है, तो वो होता है बच्चे किसके पास। ऑप्शन देखिए आप लोग, सबसे पहले ऑप्शन से आप लोगों को बहुत कुछ आइडिया लगेगा। फर्स्ट में क्या है, राज्य विधानमंडल, सेकेंड में है संघीय संसद, थर्ड में आप लोगों का भारत के राष्ट्रपति, फोर्थ में है प्रधानमंत्री। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा कि संघीय सांसद। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की सीमाओं में बदलाव सिर्फ और सिर्फ सांसद ही कर सकते हैं। राइट ऑप्शन ही आप लोगों को हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो देखिए यार, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, क्या है वो, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक पूंजी की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों के ऑप्शन क्या दिए हुए हैं कि फर्स्ट, समय के साथ समय समाज द्वारा संचित धन। सेकेंड में बोला गया है कि नेटवर्क और रिश्ते जो समाज में सहयोग बनाते हैं। थर्ड में बोला गया है सामाजिक उद्यमों में निवेशित पूंजी। फोर्थ में बोला गया है कि सामाजिक क्षेत्र पर सरकारी व्यय। तो इसका बच्चा जो आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, चलिए देखते हैं। वो हो जाएगा बच्चा आप लोगों का सेकेंड नंबर, यानी कि नेटवर्क एंड रिलेशनशिप दैट इनहेंस कॉरपोरेशन इन अ सोसाइटी। यानी कि नेटवर्क और रिश्ते जो समाज में सहयोग बनाते हैं। यानी कि जो सोशल कैपिटल होता है बच्चा, उसका मतलब सीधे सीधे यही होता है कि लोगों के बीच संबंध और भरोसा बनाना होता है जो समाज को मजबूत बनाता है। ठीक है, यानी कि सीधे सीधे कहा जाए तो लोगों के बीच एक प्रकार का संबंध और रिश्ता बनाना होता है। ठीक है, सामाजिक पूंजी का मतलब। चलिए, आप लोगों ने भी कमाई है ना, मतलब गेन की होगी सामाजिक पूंजी, आसपास के लोगों के बीच आप लोगों का बहुत अच्छा संबंध होगा, तो बस वही है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नीति आयोग। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से नीति आयोग का कार्य नहीं है। फर्स्ट क्या बोला गया है कि अलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू स्टेट, यानी कि जो राज्य होते हैं उनको वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना। सेकेंड में क्या बोला गया है कि फोस्टेरिंग कॉरपोरेटिव फेडरेनिम्स, यानी कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। थर्ड में बोला गया है कि रणनीति और दीर्घकालीन नीतियों का निर्माण करना। उसके बाद बच्चा देखिए आप लोगों को फोर्थ में क्या बोला गया है कि भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। तो इसका जो आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा कि आप लोगों का क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, यानी कि राज्यों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, ये आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा संकेतक भारत की आधिकारिक बेरोजगारी दर की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन क्या है इसके, फर्स्ट ऑप्शन है करंट वीकली स्टेटस, थर्ड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है आप लोगों का मंथली हाउस होल्डर एक्सपेंडिचर। ठीक है, थर्ड में आप लोगों को बोला गया है कि यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, थर्ड फिर आप लोगों को लास्ट है करंट डेली स्टेटस। ठीक है, वर्तमान दैनिक स्थिति। तो इसका बच्चा जो आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, मासिक घरेलू व्यय। क्या हो जाएगा, मासिक घरेलू व्यय। यह अधिक खर्चे से जुड़ा हुआ है जिससे बेरोजगारी माफिया
नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है कि ऐसा कौन सा तरीका जिससे बेरोजगारी की दर की गणना नहीं की जाती है, तो वो होता है मासिक घरेलू व्यय। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यार, इसमें क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडमिक स्पेसीज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय एडमिक प्रजाति का उदाहरण है। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चा। सबसे पहले तो आप लोग ऑप्शन देखिए क्या क्या है। फर्स्ट है लॉयन, आप लोगों का शेर। फिर थर्ड में, सेकेंड में है आप लोगों का साइबेरिया बाघ। फिर थर्ड में है आप लोगों का क्या, कंगारू चूहा, जैसे अमेरिकी उत्तरी में पाए जाने वाले, ठीक है। फोर्थ में आप लोगों का सामान्य कौवा। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चा। इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर आप लोगों का राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडमिक प्रजाति वह होती है बच्चे जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। एडमिक प्रजाति वह होती है, एडमिक का मतलब इसका वो है कि जो एक ही स्थान में पाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला चूहा, कंगारू चूहा, जो उत्तरी अमेरिका में सिर्फ से पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि व्हाट डज द टर्म हॉटस्पॉट इज बायोडाइवर्सली रेफर टू, यानी कि जैव विविधता में हॉटस्पॉट शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है बच्चा, देखिए ऑप्शन देखिए। फर्स्ट में क्या है कि उच्च तापमान वाला स्थान। सेकेंड में है खनिजों से समृद्ध क्षेत्र। थर्ड में है आप लोगों का एक क्षेत्र जिसमें स्थानीय प्रजाति की उच्च मात्रा होती है और महत्वपूर्ण आवास क्षति होती है। फोर्थ में क्या है कि एक ठंडा रेगिस्तान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा। इसका आप लोगों का राइट ऑप्शन होने वाला है ऐसा क्षेत्र जहां स्थानीय प्रजाति अधिक हो और आवास का बड़ा नुकसान हुआ हो, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का थर्ड वाला, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र भी होते हैं बच्चा जहां जैव विविधता अधिक होती है लेकिन खतरे में भी होती है, लेकिन वहाँ क्या होता है बच्चा, खतरा भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ द मानसून वाइंड इन इंडिया, भारत में मानसूनी हवाओं का मुख्य कारण क्या है। तो इसका बच्चा आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि भूमि और समुद्र के बीच वायुमंडल दाब में परिवर्तन, ठीक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गर्मी में भूमि जल्दी गर्म होती है जिससे दबाव में अंतर बनता है और मानसूनी हवाएं चलती हैं, ठीक है। इसलिए भूमि और समुद्र के बीच वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन के कारण ये सब होता है। चलिए तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि मध्य प्रदेश भौगोलिक अक्षांश और खाली स्थान आप लोगों को इधर दिया है और देशांत के बीच स्थित है। तो चलिए इसका यार डायरेक्ट ऑप्शन में आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए बच्चा जीके में थोड़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोगों को इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग इधर कुछ गलत किया तो समझ सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का फोर्थ हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मध्य प्रदेश की पहली भारतीय महिला का नाम बताइए जिसने 2024 पैरा ओलंपिक में पिस्टन शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। फर्स्ट क्या है कि रूबिका फ्रांसिस। सेकेंड में है मंतीसा आकिल। थर्ड में है प्राची कौरव। फोर्थ में है निकिता शिवहरे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, इसका राइट ऑप्शन है रूबिका फ्रांसिस, ठीक है। रूबिका फ्रांसिस ने 2024 पैरा ओलंपिक में पिस्टन शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर मध्य प्रदेश की पहली महिला खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया बच्चा। तो आप लोगों का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक गलियारा मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है जिसका उद्देश्य औद्योगिक संपर्क और विकास को बढ़ावा देना है। फर्स्ट में क्या है कि बेंगलुरु हैदराबाद औद्योगिक गलियारा। सेकेंड में है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा।
थर्ड में है अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, फोर्थ में है चेन्नई विशाखापट्टनम गलियारा। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा बच्चा, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, ये आप लोगों का राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए देखिए बच्चा, वीडियो आज लंबी होने वाली है, लंबी तो होगी लेकिन हम लोग जितनी भी लंबी हो जाए लेकिन आज छोड़ने वाले नहीं हैं। आज हम इसको बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं। कम से कम यार अपन लोग 2 सेक्शन तो कंप्लीट करके ही रहेंगे आज, ठीक। फिर 2 सेशन अपन लोग लास्ट में ले लेंगे। तो देखिए क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश नवाचार और उष्मामान्य नीति का प्रथम उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चा, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आप लोगों का हो जाएगा, चलिए देखिए सबसे पहले तो आप लोग इनके ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि टू प्रमोट ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थ्रू एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, यानी कि निर्यात प्रोत्साहन के माध्यम से पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। या तो फिर सेकेंड में बोला गया है सब्सिडी के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ाना। या तो थर्ड में बोला गया है बुनियादी ढांचा, वित्तीय पोषण और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र का विकास करना। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का क्या होने वाला है बच्चे देखिए। और फोर्थ में देख सकते हैं आप लोग क्या बोला गया है कि टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन स्टैंडर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा यार आप लोगों का स्टार्टअप्स परिस्थितिकी तंत्र का विकास, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार आप लोगों को पता है यार कि स्टार्टअप कल्चर को बहुत ही बढ़ावा देती है, उसका एमएसएमई भी चलाया जा रहा है। यानी कि इस नीति का लक्ष्य बच्चे नए स्टार्टअप को बढ़ावा देना है, जिसके लिए फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंबरशिप दी जाती है, ठीक है। क्या दी जाती है, मेंटरशिप दी जाती है, मेंटरशिप दी जाती है। चलिए तो यार अपन लोगों ने जीके जीएस का पूरा सेशन ख़त्म कर चुका है। अब बारी है आपकी क्या है, इसकी फिजिक्स की। तो चलिए इसको भी अपन लोग ख़त्म करते हैं। सो चलिए देखिए बच्चा, ये फिजिक्स का पार्ट हो गया है अब। सो बच्चा देखिए यार, अब हम आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो यार बस आप लोगों को एक चीज़ करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम यार पूरे क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि बच्चे थोड़ी सी अभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है यार, जिसके कारण ये नहीं हो पाएगा। सो चलिए बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो मैं खुशखबरी बताने वाला था वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।